दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत की लकीरों के भरोसे बैठते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत से किस्मत की लकीरें बदल देते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जो गुजरात के गुमनाम से स्टेशन पर गरम चाय के कप बेचता था, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभालेगा? यह कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं है, यह कहानी है उस जदीद की जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखती है। जब लोग कहते थे कि तुम्हारे पास न पैसा है, न कोई बड़ा खानदान, न कोई गॉडफादर, तब उस शख्स ने सिर्फ एक बात कही थी कि मेरे पास मेरा देश है और मेरी मिट्टी पर मेरा विश्वास। यह विश्वास ही उसे वडनगर की उन तंग गलियों से निकालकर दिल्ली के तख्त तक ले गया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। इसमें डर था, त्याग था, बरसों का बनवास था और एक ऐसी तपस्या थी जिसने एक साधारण इंसान को मोदी बना दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। उनका परिवार घांची समाज से ताल्लुक रखता था जो पिछड़े वर्ग में आता था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें नरेंद्र तीसरे नंबर पर थे। उनका घर बेहद छोटा था, तकरीबन 40 बाय 12 फीट का एक पुराना मकान जो मिट्टी और पत्थर से बना था। गरीबी ऐसी थी कि पूरा परिवार एक ही कमरे में गुजारा करता था, लेकिन उनकी माता ने हमेशा उन्हें स्वच्छता और डिसिप्लिन की सीख दी। नरेंद्र का दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होता था। उनका सबसे पहला काम अपने पिता की स्टेशन वाली चाय की दुकान पर हाथ बटाना होता था। वडनगर स्टेशन उस वक्त एक छोटा सा स्टॉप था। ट्रेन आने पर वो केटल लेकर डिब्बों तक जाते और मुसाफिरों को चाय पिलाते। इस काम ने उन्हें बचपन में ही लोगों की मानसिकता और अलग अलग भाषाओं को समझने का मौका दिया। जब ट्रेन चली जाती तब वो स्कूल के लिए निकलते। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वडनगर के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी की। मास्टर जी और उनके साथी बताते हैं कि नरेंद्र एक औसत एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनका ध्यान किताबी ज्ञान से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहता था। उन्हें लाइब्रेरी में घंटों बैठना पसंद था, जहां वो स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह की जीवनियां पढ़ते थे। उनके अंदर नेतृत्व, लीडरशिप के गुण तभी से दिखने लगे थे जब उनके स्कूल की दीवार टूट गई थी और उसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे। तब बालक नरेंद्र ने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक प्ले किया ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके। एक बार शर्मिष्ठा लेक तालाब से उनका मगर मच्छ का बच्चा पकड़कर घर ले आना, उनकी निडरता का किस्सा आज भी वडनगर में मशहूर है। हालांकि उनकी मां ने उन्हें समझाया कि हर जीव को आजाद रहने का हक है, जिसके बाद उन्होंने उसे वापस तालाब में छोड़ दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध उनके जीवन के टर्निंग पॉइंट्स बने। जब गुजरात के रास्ते से ट्रेन फौजियों को लेकर बॉर्डर पर जाती थी, तब नरेंद्र स्टेशन पर उन्हें चाय और नाश्ता देते थे। उन्होंने देखा कि कैसे पूरा देश सेना के लिए एकजुट हो रहा है। इस दौर ने उनके अंदर देश भक्ति की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि उनका मन पारिवारिक बंधनों से टूटने लगा। उनके माता पिता उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया। बिना किसी को बताए और बिना किसी पैसों के वो घर से निकल पड़े। अगले 2 साल उनके जीवन का ज्ञान काल था। वो पहले राजकोट के रामाकृष्णा मिशन गए, फिर बेलूर मैथ और अंत में हिमालय की वादियों में निकल गए। उन्होंने रास्ते में मिलने वाले साधुओं के साथ समय बिताया, उनसे ध्यान, मेडिटेशन और योग सीखा। वो ऋषिकेश और हरिद्वार के आश्रमों में रहे, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिया। वो अक्सर अकेले घूमते थे। कभी उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हिमालय की गुफाओं में बिताए गए उन दिनों ने उन्हें एक तपस्वी की तरह धैर्य, पेशेंस सिखाया। उनका इरादा सन्यासी बनने का था, लेकिन उनके आध्यात्मिक गुरुओं ने उन्हें समझाया कि उनका रास्ता कर्म मार्ग है, यानी दुनिया में रहकर लोगों की सेवा करना। 1970 के आस पास जब वो वापस लौटे तो वो पहले वाले नरेंद्र नहीं रह गए थे। उनके चेहरे पर एक नई चमक और मन में एक पक्का निश्चय था। वो अहमदाबाद आए और अपने चाचा के साथ एक कैंटीन में काम करने लगे, लेकिन उनका मकसद साफ था, राष्ट्र निर्माण।
यहाँ से उनका परिचय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और वडनगर का वो चाय वाला लड़का देश का प्रचारक बनने की राह पर निकल पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर देंगे और इस तरह वो आरएसएस के एक प्रचारक बन गए। आरएसएस में उनका शुरुआती जीवन किसी कठिन तपस्या से कम नहीं था। एक प्रचारक के रूप में उन्हें कोई विशिष्ट पद पोजीशन नहीं मिला था। उनका काम बेहद साधारण था। सुबह जल्दी उठकर पूरे भवन में झाड़ू लगाना, सबके लिए खाना बनाना, बर्तन साफ करना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना। वो हेडगेवार भवन के एक छोटे से कमरे में रहते थे और कई बार फर्श पर ही सो जाते थे। उन्होंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा और यही सेवा भाव उनकी पहचान बन गया। उनकी इस निष्ठा ने आरएसएस के बड़े नेता लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें सब वकील साहब कहते थे, का ध्यान खींचा। वकील साहब ने नरेंद्र के अंदर की चमत्कारी संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को पहचाना और उनके मेंटोर बन गए। असली इम्तिहान आया 25 जून 1975 को, जब देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाई गई। लोकतंत्र के लिए यह सबसे काला दौर था। आरएसएस पर बान लगा दिया गया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस संकट के समय नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का सहायक सचिव बनाया गया। उनका काम था जेल में बंद नेताओं और बाहर के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाना। यह वही समय था जब उनकी अंडरग्राउंड रण नीति पहली बार उभर कर सामने आई। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही थी, इसलिए उन्होंने भेष बदलने, डिस्गाइज का रास्ता चुना। कभी वो एक पगड़ीधारी सरदार जी बन जाते तो कभी एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। वो साइकिल पर या दोस्तों के साथ स्कूटर पर घूमते और खुफिया तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए चिट्ठियां और पैम्फलेट्स पहुंचाते। उन्होंने इस दौर में गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने उस समय की जेल की यातनाओं और लोगों के संघर्ष का विस्तार से विवरण किया। इस समय ने उन्हें सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जाता है। 1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ, तब तक मोदी आरएसएस के एक कुशल नीतिकार स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1987 में उन्हें आरएसएस से बीजेपी में भेज दिया गया। उन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे नए कॉन्सेप्ट पर काम किया, जहां हर वोटर लिस्ट के पन्ने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति तय किया गया। उनकी इस मेहनत का नतीजा 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में दिखा, जहां बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की। नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक प्रचारक नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन चुके थे जिन्हें पता था कि कैसे लोगों का भरोसा जीता जाता है और कैसे एक हारी हुई बाजी को पलटा जाता है। वडनगर के स्टेशन से शुरू हुआ सफर अब गुजरात की राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुका था। साल 2001 भारत के इतिहास में एक उथल पुथल वाला साल था, खासकर गुजरात के लिए। जनवरी में आए कच्छ के भीषण भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोग मारे गए थे, लाखों बेघर थे और राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। इस संकट के समय गुजरात की राजनीति में भी बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। तब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा फैसला लिया और नरेंद्र मोदी को, जो उस वक्त दिल्ली में संगठन का काम देख रहे थे, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार सीएम पद की शपथ ली। मोदी के पास प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पहला अनुभव नहीं था। उन्होंने कभी एक छोटा सा चुनाव भी नहीं लड़ा था, सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन उन्होंने आते ही रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पर फोकस किया। कच्छ जहां सब कुछ मलबा बन चुका था, वहां उन्होंने नई बस्तियां बसाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा किया। उनकी काम करने की रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन अभी उन्हें कुर्सी संभाले कुछ ही महीने हुए थे कि फरवरी 2002 में गोधरा कांड हो गया। साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में आग लगाई गई, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गुजरात में दंगों की आग भड़का दी। यह नरेंद्र मोदी के करियर का सबसे काला और मुश्किल दौर था। उन पर दंगे रोकने में नाकामी के गंभीर इल्जाम लगे। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर देश के विपक्ष तक सबने उन्हें घेर लिया। उन्हें मौत का सौदागर तक कहा गया और उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। केस कोर्ट में गए, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और मोदी से घंटों पूछताछ हुई। लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इस चौतरफा हमले के बीच
मोदी ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने समझ लिया था कि इल्जामों का जवाब सिर्फ काम से दिया जा सकता है। उन्होंने गुजरात को दोबारा खड़ा करने के लिए विकास डेवलपमेंट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की। यह एक ऐसा प्रयोग था जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बिजनेस टाइकून्स को गुजरात बुलाया और उन्हें बेहतर सुविधाओं और सिंगल विंडो क्लियरेंस का भरोसा दिया। धीरे धीरे गुजरात में टाटा, फोर्ड और सुजुकी जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट लगाए। इसी दौर में उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की जिन्होंने गुजरात की तस्वीर बदल दी। सबसे महत्वपूर्ण थी ज्योतिग्राम योजना। उस समय भारत के अधिकतर गांवों में बिजली की भारी कमी थी, लेकिन मोदी ने गुजरात के हर गांव में 24 घंटे 3 फेज बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा और उसे पूरा भी किया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथ ही सुजलाम सुफलाम और नर्मदा कनाल प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने गुजरात के सूखे इलाकों, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ तक पानी पहुंचाया। इससे खेती में क्रांति आई और किसानों की आमदनी बढ़ी। उन्होंने प्रशासन में कर्मयोगी अभियान शुरू किया ताकि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़े। उन्होंने कन्या केलवाणी के जरिए बेटियों की पढ़ाई पर जोर दिया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि हर चुनाव में विरोधी उन्हें दंगे के नाम पर घेरते, पर मोदी विकास की बात करते। नतीजा यह हुआ कि वो 2002, 2007 और फिर 2012 में भारी बहुमत से सीएम चुने गए। लोग कहने लगे थे कि अगर गुजरात में 24 घंटे बिजली आ सकती है, सड़कें ऐसी बन सकती हैं और करप्शन कम हो सकता है, तो पूरे भारत में क्यों नहीं। साल 2013 तक आते आते भारत का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। केंद्र की यूपीए सरकार घोटालों, स्कैम्स के बोझ तले दबी हुई थी, महंगाई आसमान छू रही थी और लोगों को एक ऐसे नेतृत्व लीडरशिप की तलाश थी जो सख्त फैसले ले सके। दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी ने विकास की जो तस्वीर पेश की थी, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। सितंबर 2013 में गोवा में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। तमाम आंतरिक विरोधों के बावजूद नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक जुआ गैम्बल था, क्योंकि अब तक बीजेपी सिर्फ एक संगठन के दम पर लड़ती थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 3D होलोग्राम रैलीज के जरिए वो एक ही समय में देश के 100 से ज्यादा अलग अलग स्थानों पर भाषण देते दिखाई देते थे। उन्होंने पूरे देश में तकरीबन 4.3 लाख किलोमीटर की यात्रा की और 400 से ज्यादा बड़ी रैलीज को संबोधित किया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने गरीबों को सपने दिखाए, युवाओं को रोजगार का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। 16 मई 2014 का दिन ऐतिहासिक था। जब वोट की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीट्स हासिल की, जो 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी को मिला पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने कुल 336 सीट्स जीती। यह जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं थी, बल्कि एक चाय वाले की उस जिद की जीत थी जिसने विकास का सपना बेचा था। 20 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद भवन पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर की पहली सीढ़ी पर अपना सर झुकाया और उसे प्रणाम किया। यह उनकी विनम्रता और लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक था। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उन्होंने भरी आंखों से कहा, सरकार वो होनी चाहिए जो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों को सुने और गरीबों के लिए जिए। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में उन्होंने सारे सार्क देशों के नेताओं को बुलाकर अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक झलक दिखा दी। उन्होंने शपथ लेते ही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र दिया, जिसका मतलब था सरकारी तंत्र को छोटा और काम को बड़ा करना। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति और प्रशासन में एक नया कल्चर शुरू हुआ। उन्होंने आते ही सबसे पहले रेड टेप, सरकारी सुस्ती को खत्म करके रेड कारपेट बिछाने का काम किया। उनका सबसे पहला बड़ा कदम था जन धन योजना,
जिसके तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए जो कभी बैंक की दहलीज तक नहीं पहुंचे थे। इसने देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की नींव रखी, जिससे सरकारी पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे गरीबों के खाते में पहुंचने लगा। इसके बाद आया स्वच्छ भारत अभियान। लाल किले से दिए गए उनके पहले भाषण में सफाई की बात करना कई लोगों को अजीब लगा। करोड़ों शौचालयों, टॉयलेट्स का निर्माण और शहरों में सफाई के प्रति जागरूकता उनकी एक बड़ी कामयाबी मानी गई। उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हुए उन्होंने गैस सिलेंडर दिए, जिसने ग्रामीण भारत में उनकी लोकप्रियता को सटीक मजबूती दी। लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिजिटल इंडिया से आया। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने वाला देश है। यूपीआई की वजह से शहर से लेकर गांव की छोटी दुकानों तक डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो गई है। लेकिन उनका सफर बिना विवादों के नहीं रहा। 8 नवंबर 2016 की रात को जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का ऐलान किया तो पूरा देश हैरान रह गया। इस फैसले ने काले धन पर प्रहार करने का दावा किया, लेकिन इसने आम जनता को भी काफी परेशानी में डाला। इसी तरह जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करना एक बड़ा आर्थिक सुधार था। हालांकि शुरुआत में व्यापारियों को इससे तालमेल बिठाने में वक्त लगा। मोदी ने इन फैसलों का बचाव करते हुए हमेशा कहा, देश के हित में कड़े फैसले लेने की जरूरत है। विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर मोदी ने भारत का कद इतना बढ़ा दिया कि दुनिया ने इसे एक राइजिंग पावर मानना शुरू कर दिया। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से शुरुआत की और फिर अमेरिका, रशिया और यूएई जैसे देशों के साथ रिश्ते इतने मजबूत किए कि भारत आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक जरूरी हिस्सा है। गबीज की प्रेसिडेंसी हो या योगा डे को इंटरनेशनल पहचान दिलाना, मोदी ने भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। 2019 का साल उनके करियर का एक और बड़ा इम्तिहान था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर थी। जब नतीजे आए तो उन्होंने 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और बीजेपी अकेली 303 सीट्स के साथ वापस लौटी। इस दूसरे कार्यकाल में उन्होंने वो फैसले लिए जो सदियों से अटके हुए थे। आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू करवाना उनके सबसे बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक माइलस्टोन्स बने। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। उनका अनुशासन, रोजाना 18 घंटे काम करना, योगा और बिना एक भी दिन छुट्टी लिए देश की सेवा करना आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। वडनगर के उस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यह यात्रा, जहां एक बच्चा चाय बेचता था, आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्देशक, डायरेक्टर तक पहुंच चुकी है। उनका जीवन हमें बताता है कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर मन में संकल्प हो और मेहनत करने का जज्बा हो। भारत को विश्व गुरु बनाने का उनका सपना आज भी उन्हें हर रोज नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है।